हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे मैसेजेस मिलने लग गए हैं। यूट्यूब पर लाइव नहीं हो सका वो, उसके लिए डिमांड शायद 1000 सब्सक्राइबर की थी और मेरे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं थे, तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैडम आप इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाएं। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पर लाइव जो है वो स्टार्ट किया है। अच्छा, इस लाइव सेशन का ना एक पर्पस था और वो पर्पस ये था कि आप लोगों की जितनी भी इंग्लिश एसे एंड प्रेसी की क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो पहले आप लोग पूछेंगे, फिर बाद में जो मैंने सेशन डिज़ाइन किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी कोई कोई भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं। एस और प्रेसी का, ओवरऑल सीएसएस या पीएमएस का भी कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो आप। अच्छा, ये जो लाइव में हैदर का ये मैसेज आ रहा है, आप मेरे स्टूडेंट हो, क्लास वाले हैदर हो? मुझे अभी इतना नहीं पता। अच्छा सलमान, आपने ग्रामर का पूछा है, तो ग्रामर के लिए ये है कि आप लोगों के पास वो एक रैन एंड मार्टिन की बुक है। ठीक है, आप उसको फॉलो करो क्योंकि वो बहुत बेसिक टू एडवांस्ड लेवल की है। ग्रामर में भी है ना कि आपको ग्रामर का कौन सा पार्ट नहीं आता। ठीक है, ग्रामर में आपको बेसिक टेंसेस नहीं आते, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता। तो वो जो रैन एंड मार्टिन की बुक है उसमें आल इन वन है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आप लोगों को ख़ास तौर पर रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग ऐसी ग्रामर की बुक फॉलो करो जिसमें उर्दू भी गिवन हो। ठीक है, जहाँ से आप उर्दू में इंग्लिश की तरफ जाओ। तो अगर आपको ग्रामर का इशू है तो एक बचपन में अगर आपने पढ़ा हो तो एक मुइनुल तर्जमा मिलता था। ठीक है, अभी भी मार्केट में ख़ासतौर पर पंजाब वाली साइड से ना मुइनुल तर्जमा मिलता है। तो उसके 5 पोर्शन होते हैं, 5 स्टेजेस में वो होता है, तो वो 5 मॉडल ले लो तो ग्रामर जो है वो हो जाएगी। हाँ नम, आपने सिलेबस का पूछा है तो वो महक ने आपको सही बोला है। सिलेबस जो है वो गूगल पर भी मिल जाता है। आपको अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस की बात कर रही हैं तो वो गूगल पर इजीली होगा। सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि पूरा पास्ट पेपर भी देखा करो। पास्ट पेपर की भी ना पूरी स्कीम मौजूद होती है कि अगर सिलेबस ये है तो कहाँ से सवाल आ रहा है, कौन से चैप्टर्स की ज़्यादा वर्थ है। तो आप ये सब तो गूगल पर इजीली मिल जाएगा आपको। किस सब्जेक्ट का ब्रीफ एनालिसिस करना है आपने? ओवरऑल सीएसएस एंड पीएमएस का कह रही हैं? महक, वो मोइनुल तर्जमा का पूछ रही हो क्या? क्या फ़ायदा होगा? तो मोइनुल तर्जमा में ना वो उर्दू में भी ग्रामर गिवन है। जब तक आप किसी चीज़ को उर्दू में अपने माइंड में कंसेप्ट नहीं बनाओगे, इंग्लिश में आप लोगों को भूल जाएगी बार बार। ठीक है, इंग्लिश के अगर आप फार्मूलास याद कर लो तो वो बार बार भूल जाते हैं बच्चों को। इसी तरह से जब आप लोग सेंटेंस से स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप लोग जब कम्प्लेक्स सेंटेंस में जाते हो उस टाइम पर भी फार्मूलास भूल जाते हैं। तो मोइनुल तर्जमा आपको उर्दू में पूरा गाइड कर देगा। वैसे आप लोगों की ये जो मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की कल मंडे है ना, कल ग्रामर की क्लास होगी, उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप लोग ना टेंशन लो। इवन बैच नंबर 31 और बैच नंबर 32 और कंपलसरी सब्जेक्ट 3 सेशन चल रहे हैं, तीनों की ग्रामर क्लास कल होगी। आप लोगों की ना कल से ग्रामर क्लास है। हाँ जी हमज़ा, पूछ सकते हैं, पूछ लो। हाँ, अगर ये किसी बाहर के बच्चे ने मेरे से पूछा होता ना, प्रेसी के फिक्स रूल्स हैं।
तो ये सवाल था। महक, आप लोगों को तो मैंने फ़िक्स रूल्स करवाए हैं ना, तो आप लोगों के वो जो फ़िक्स रूल्स हैं सिर्फ प्रेसी रूल से नहीं होती है, ठीक है, प्रेसी प्रैक्टिस से होती है। उन रूल्स को इम्प्लीमेंट क्या कैसे करना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो तो आप लोगों के जिस तरह से मैं आपको करवाती हूँ, पहले उर्दू में आपने प्रैक्टिस करना है, फिर इंग्लिश, फिर बेसिक इंग्लिश में, फिर एडवांस्ड में। अच्छा, ये मुझे रिक्वेस्ट क्या शो हो रही है? मुझे ना, मैंने पहले बताया मुझे नहीं पता ये रिक्वेस्ट का। ये आप लोग क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो? इनका क्या फ़ायदा होगा? रोहमा, ऐसे के मेजर थीम्स हम लोग करेंगे ना। अभी तो एजुकेशन का हम कर रहे हैं। अगर जो दूसरे बाहर के बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने 24 में अपीयर होना है, तो ऐसे के जो मेजर थीम आपने करने हैं, एक एजुकेशन का थीम ज़रूर करना है। और एजुकेशन का थीम जस्ट एजुकेशन को ही लेकर या एजुकेशन का एनालिसिस नहीं करना, बल्कि उसके ना 6 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गोल्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है कि एजुकेशन के सेट गोल्स क्या हैं, पाकिस्तान में वो गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं। दूसरे नंबर पर आपने ऑनगोइंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को पढ़ना है, और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं 1947 से लेकर करंट एरा तक जितनी भी एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं उनको एक दफ़ा देख लेना है। इन्हीं पॉलिसीज़ में आप लोगों को नज़र आ जाएगी कि एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन कब हुई थी। ठीक है, 1972 के बाद एक टर्न आ गया था कि एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी लेकर जाया गया था। फिर करंट भी वो प्राइवेटाइजेशन की एक दोबारा वेव जो है वो चल रही है। फिर इसके बाद जब ये दो सेट हो जाए, एजुकेशन के गोल्स और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर ऐसे के थीम में एजुकेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो करिकुलम की है। ठीक है, करिकुलम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। करिकुलम का पूरा ऐसे तैयार होना चाहिए। आप लोग जस्ट सिंगल नेशनल करिकुलम कर लेते हो और उसके प्रोज एंड कॉन्स कर लेते हो, ऐसे नहीं करना। बल्कि करिकुलम के लिए भी कौन करिकुलम का डिज़ाइन करता है, पाकिस्तान में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से ये रोल प्ले कर रहा है और कहाँ पर लैग कर रहा है। फिर जब ये करिकुलम डिज़ाइन हो जाता है, फिर क्लासरूम की बात आ जाती है। फोर्थ नंबर पर क्लासरूम्स का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के क्लासरूम्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे वो एक ऐसे आता है ना, क्लासरूम्स डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्लासरूम का पूरा पर्सपेक्टिव था, पूरा ऐसे तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है आप लोगों का मीडियम। मीडियम एजुकेशन का कौन है? टीचर्स हैं और क्लासरूम इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये 5 या 6 जितने भी पर्सपेक्टिव है ये तैयार होंगे तो एजुकेशन का थीम तैयार होगा। ठीक है, फिर इसी मीडियम में पेरेंट्स रोल भी आ जाता है, टीचर रोल भी आ जाता है, स्टूडेंट रोल भी आ जाता है, स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन भी आ जाती है, बैरियर्स भी आ जाते हैं, और फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम भी आ जाता है। तो ये इस तरह से ऐसे का थीम जो है वो तैयार होगा। हम लोगों ने भी कंपलसरी बैच में एक थीम का फर्स्ट पॉइंट किया है सेट गोल्स वाला, तो अभी आगे जाके ना रोहमा हम ये भी करेंगे। दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी में भी आप लोग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का टर्म पढ़ के चले जाते हो। आप देखो 2019 में उसने क्या टॉपिक दिया था, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उठाई थी। ठीक है, 2020 में मतलब 2020 में एक साल बाद ही उसने डिजिटल रेवोल्यूशन दे दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल आया है। तो ये देखो ये 3 डिफरेंट टाइप्स में चली गई। तो जब भी आपने टेक्नोलॉजी का थीम तैयार करना है, उसके भी 6 पर्सपेक्टिव याद करने हैं। अब वो 6 पर्सपेक्टिव याद नहीं करने, बल्कि पूरा ऐसे तैयार करना है। उसमें भी आप लोगों का ओवरऑल टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पास्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, और फ्यूचर में इन टेक्नोलॉजीज, मतलब जैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डिबेट चल रही है ना, वो फिर टेक्नोलॉजी के रोल्स रोल्स इन्वायरमेंट में भी, ह्यूमैनिटी पर भी, और डेली लाइफ में भी, और इकोनॉमी में भी। ठीक है, इस तरह से पूरा टेक्नोलॉजी का थीम तैयार होगा। फिर इसके बाद सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं। सोशल इश्यूज़ जैसे पहले करप्शन पर आ जाया करता था, या किसी भी सोशल इशू पर वो टॉपिक उठाकर दे देता था। ठीक है, तो सोशल इश्यूज़ आप लोगों के तैयार होने चाहिए। उसमें चाइल्ड लेबर भी तैयार होनी चाहिए, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होनी चाहिए, उसमें आप लोगों का हेल्थ सेक्टर भी तैयार होना चाहिए, और एजुकेशन तो है ही। ठीक है, फिर इसके बाद करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं वो इतने मैं अटेम्प्ट करने को नहीं कहती,
लेकिन वो वाले करंट अफेयर्स के टॉपिक ज़रूर आप लोग तैयार करें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन वाली वार थी, जैसे इस टाइम पर इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। अगर पेपर में आप लोगों के पास चॉइस हो कि ज़्यादा किस टॉपिक पर आपने तवज्जो देनी है, तो उसमें ये होता है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का थीम मस्ट प्रिपेयर होना चाहिए। इसमें से फिर वो ये नहीं कि जस्ट एजुकेशन या टेक्नोलॉजी, इसके लिंक्ड पर्सपेक्टिव्स भी, ठीक है। फिर सोशल इशू मुकम्मल तैयार होना चाहिए, यहाँ से एक ना एक टॉपिक ज़रूर आ जाता है। 2019 ये 2023 में देख लो, सब लोगों को लगा कि फ़िलोसफिकल एसेज आए ज़्यादा आए हैं, लेकिन उन फ़िलोसफिकल एसे में भी उसने 2 थीम ज़रूर दिए थे और वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का था, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में आप लोगों को कोई ट्रिक चाहिए और कौन सा थीम, तो वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन और सोशल इश्यूज़ का थीम है। 4th नंबर पर आप लोगों का वो ज़रूर करंट अफेयर से देता है, और उसमें आप लोगों ने करंट अफेयर डोमेस्टिक भी होता है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल वाली थर्ड डोमेन है। अगर आप लोगों की इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा बेहतर तैयार है, तो फिर उनमें भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कर लो, उस पर ज़्यादा टाइम आप लोगों ने नहीं लगाना, ठीक है। फिर फ़िलोसफिकल क्योंकि अब आने लग गए हैं, तो उनको भी आपने तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने शायद लंबा भाषण दे दिया है, मैं ज़्यादा डिटेल में चली गई थी, तो आप लोगों के मैसेजेस ना वो स्क्रॉल अप हो गया, स्क्रॉल अप मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं आपने बाकी बच्चों के लिए आसानी कर दी है कि आपने लिख टाइप करके भेज दिया है। ऐसे मुझे आपका नाम नहीं शो हो रहा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लो, मैंने ऐसे ना शेयर किए हुए हैं। हाँ अली, आप भी आए हो बैच 29। बैच 29 का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बहुत अच्छा बैच रहा था। गुड टू सी यू। आप लोगों का बैच अच्छा था, कैसा हुआ? आप लोगों में से एक दो बच्चे स्पेशल में गए थे, कैसा हुआ? अच्छा, आपने मलिक नाम है शायद आपका पूरा, अली मलिक नाम है शायद। आप कंपलसरी के लिए कह रहे हो एकेडमी? एकेडमी को ज्वाइन करने से बेहतर होता है, एकेडमी में ज़्यादा बेसिक लेवल का गाइड करते हैं, या आप लोगों को सिलेबस कवर करवा देते हैं, बाद में खुद पढ़ना होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप इंडिविजुअल मेंटोरशिप लें। ऑल सब्जेक्ट्स की एकेडमी उठा लेना कोई अच्छी बात नहीं होती, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपका प्लस पॉइंट होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट खुद भी तैयार किया करें। हाँ जी, और कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लें, फिर मैं आप लोगों को अपने सेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। किसी का और कोई सवाल नहीं? फरियाल, जेंडर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं रेकमेंड नहीं करती अटेम्प्ट करना। जेंडर रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखो एक सपोज कर लो फेमिनिज़म पर मेरा कंसेप्ट कुछ और हो सकता है, आपका कंसेप्ट कुछ और हो सकता है। एग्जामिनर बैठ के जो चेक कर रहा है, अगर वो आपके पर्सपेक्टिव के साथ नहीं चलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप लोगों की आर्ग्यूमेंटेशन के साथ वो जब आपने जस्टिफाई करना है उसको, आपकी जस्टिफिकेशन पसंद ना आई तो क्या होगा, ठीक है। तो रिस्क के टॉपिक्स मैं कहती हूँ कि उस टाइम पर आपने अटेम्प्ट करना है जब कुछ नहीं बचता। इफ़ यू हैव सम अदर ऑप्शंस, तो फिर आपने उन अदर ऑप्शंस को अवेल करना है। जेंडर रिलेटेड टॉपिक्स कोशिश करना कि अवॉइड ही करना, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपकी, मैं आप स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर ऐसे को पास करने के ना 5 जो मेजर चीज़ें हैं वो 5 हैं। कंटेंट को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, कंटेंट मैटर करता है। लेकिन अगर आपका आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग आपके पास नहीं है, तो वो कंटेंट आपको 35 पर 30 पर रोक देगा, आपको आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग फॉलो करना होगा। अब ये आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग में भी फर्दर 5 चीज़ें हैं, जिसमें आउटलाइन है, थीसिस है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है।
इसमें सपोज़ आपकी आउटलाइन नहीं सही बनी, आपकी थीसिस नहीं सही बनी, इवन आपका इंट्रोडक्शन में भी कुछ फ्लॉज आ गए हैं, बट आपने बॉडी जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स की का जो आर्ट है वो फॉलो किया और आपके आर्ग्यूमेंट्स मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है और आपकी जस्टिफिकेशन बेहतर है, फिर भी ऐसे पास हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखो अगर जेंडर का टॉपिक उठा लिया, वो 80% जिसकी वेटेज है वहाँ पर आपकी बॉडी नहीं सही, तो फिर कैसे पास होगा। तो आप लोगों ने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत मैटर करती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने एक ही डोमेन तैयार की थी, वही डोमेन से ऐसे आगे और वो पास कर गए, और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 50-50 ऐसे तैयार किए थे, टॉपिक जो था उनकी डोमेन से नहीं आया और वो फेल हो गए। तो ऐसे ना सम हो आप ये समझ सकते हो कि इसमें क्या है, अगर आपने सीखा हुआ है तो ही आप पास कर सकते हैं, इसमें आप ये तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपके पास मटेरियल है और आप लोग वो लिखना जानते हो तो फिर ऐसे जो है वो पास हो जाता है। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का हाँ मैं गाइड कर देती हूँ। ऑप्शनल्स की बहुत ज़्यादा आप लोग कह रहे थे। देखो ऑप्शनल में सबसे पहले वो 200 नंबर वाला ऑप्शन आ जाता है जो आपने उठाना होता है। ठीक है, उसमें भी फिर आ जाता है बैकग्राउंड। 80% लोग जो है वो या तो आईआर के साथ जाते हैं या पॉलिटिकल साइंस के साथ जाते हैं। ठीक है, अब वो आईआर और पॉलिटिकल साइंस में भी मैं हमेशा यही कहूँगी, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही है कि आईआर उसी टाइम आपने उठानी है जब आप लोग कंफ्यूज ना करें करंट अफेयर और आईआर को। ठीक है, जब आप लोगों को लगता है कि आईआर सेम है करंट अफेयर के साथ, तो ऐसा नहीं, आईआर की अपनी थेरीज होती हैं। तो आपने सिर्फ इस बेस पर आईआर को नहीं उठा लेना कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और आपने कहा चलो जी यही उठा ले। अगर तो आप लोग आईआर का बैकग्राउंड रखते हो, उसकी थेरीज को अप्लाई करना जानते हो या किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, फिर आईआर जो है वो आपने उठा लेनी है, किसी की रिकमेंडेशन पर या बस इंटरेस्ट देख के नहीं उठा लेनी। क्योंकि आईआर बाद में जाके आप लोगों क्या करेगी, आप लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट करेगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है। मैं हमेशा पॉलिटिकल साइंस ही रेकमेंड करती थी, कर रही हूँ और करूँगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वास्ट सिलेबस है, लेकिन पता है कि इस फिलोसफर की ये थ्योरी है और इस फिलोसफर का ये वर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्क हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्लॉज है। ठीक है, और अदर कंट्रीज़ का उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और फिर इसके अलावा IR1 का जो पार्ट 2 है उसमें भी वो जितनी टर्म्स हैं वो अंडरस्टूड टर्म्स हैं। आईआर पॉलिटिकल साइंस की, सॉरी। फिर पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों के पास यूट्यूब पर इतना मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप किसी टीचर को नहीं ज्वाइन करते, आप लोग पॉलिटिकल साइंस घर बैठकर भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, घर बैठकर अब पॉलिटिकल साइंस किस तरह से तैयार होगी, उसके लिए ना आपके पास गूगल पर ही बहुत मटेरियल अवेलेबल है। यूट्यूब पर जो इंडियन यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से कवर किया है। ये भी नहीं कर सकते, यूट्यूब भी नहीं देखनी, सर्च भी नहीं कर सकते, तो MA पॉलिटिकल साइंस की बुक्स ले लो। MA पॉलिटिकल साइंस से ही पेपर बनता है। ये जो आप लोगों को 2023 में पॉलिटिकल साइंस थोड़ी मुश्किल लगी भी है, वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों ने मार्केट में अवेलेबल लोकल बुक से उसको तैयार किया है। कभी भी जो आप लोग किसी भी बुक को तैयार करते हो, सिर्फ मार्केट में अवेलेबल बुक से तैयार नहीं करना और बिल्कुल सारी रिकमेंडेड बुक्स के पीछे भी नहीं पड़ जाना, क्योंकि फिर एक सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। आप लोग कोशिश करो एम ए उस सब्जेक्ट के MA में जो बुक्स है तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक ले लो। ठीक है, तो 200 नंबर में आपने कौन सा उठाना है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं हमेशा फ़िलासफ़ी रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि वहाँ भी फ़िलासफ़र है, वहाँ पर भी फ़िलासफ़र है। इन केस पॉलिटिकल साइंस में अननोन फ़िलासफ़र पूछ ले या वाइस वर्सा फ़िलासफ़ी में पूछ ले तो वो वहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, डोमेन अलग है लेकिन वो हेल्प कर देती है। जितने भी यहाँ पर लोग पॉलिटिकल साइंस उठाएंगे तो उनको मेरी रिकमेंडेशन ये है, फ़िलासफ़ी उठाओ। क्राइमिनोलॉजी आप लोग उठा लेते हो, लेकिन फिर यह है कि उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। फोर्थ नंबर पर जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडी इसलिए क्योंकि वो अभी तक स्कोरिंग और अभी तक बचा हुआ है और अभी 1-2 साल तक शायद वो टारगेट ना हो। 2020 में उसका पेपर बहुत मुश्किल आया था, लेकिन स्कोरिंग रहा था, 2020 में उसने अच्छे नंबर दिए थे।
फिर इसके साथ एक लैंग्वेज उठा लो, सिंध वाले बच्चे सिंधी उठा लो, ठीक है, पंजाब वाले पंजाबी ले लो। और फिर 6th नंबर पर आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचती और आप हिस्ट्री या लॉ को उठा लेते हो। मैं हिस्ट्री या लॉ जो है वो रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये प्योरली बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं। बैकग्राउंड का सब्जेक्ट उठा लोगे तो नंबर कम आ जाएंगे या यहाँ पर ही फेल हो सकते हो। मैंने आप लोगों को साथ शायद पहले भी किसी वीडियो में शेयर किया होगा, या मेरे स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसने 2020 की अटैम्प्ट दी हुई थी और उसके 11 सब्जेक्ट्स पास थे, ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स पास थे, सिर्फ ऐसे फेल था। और उसने कहा कि मैडम आप मेरा ऐसे पास करवा दें, बाकी 11 सब्जेक्ट्स मैं खुद पास कर लूँगा। तो 21 की अटैम्प्ट में उसका ऐसे पास हो गया था और उसकी हिस्ट्री ऑफ यूएसए फेल हो गई थी। तो जब कहीं पर इतना रिस्क हो, आपने इतनी मेहनत लगाई होती है, पूरी अटैम्प्ट देते हो, पूरा 1 साल की मेहनत होती है, तो वहाँ पर रिस्क की सब्जेक्ट उठाने की सेंस मुझे तो समझ नहीं आती। तो आप लोग भी कोशिश करो हिस्ट्री एंड लॉ से, अगर अभी तो रिटर्न के लिए अप्लाई नहीं ना किया और अगर आप लोग चेंज कर सकते हो तो लॉ एंड हिस्ट्री मत उठाना। उसकी जगह पर वो जो एक ग्रुप है ना जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस वाला है, तो वहाँ से कोई सब्जेक्ट उठा लो। अभी ये जो 6 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं ये बचे हुए सब्जेक्ट हैं, नॉन रिस्की सब्जेक्ट है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो स्कोरिंग है बट रिस्की नहीं है, तो रिस्क को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शनल का सवाल है तो पूछ लो। अच्छा अली, आपने बेसिक इंग्लिश का पूछा है तो वो मैंने ऊपर लाइव में बताया है, वहाँ से ना आप देख लेना दोबारा। ऑप्शनल की समझ आ गई है मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया है? अच्छा, ये अली ने, महक ने और हफ्सा ने कहा है कि मैडम के सेशंस रेकमेंडेड हैं, तो आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो आपने कहा तो इसलिए फिर थैंक यू। अच्छा, बहुत से लोगों को मुझे ना आपका केजी, मुझे आपका नाम नहीं पता, बट थैंक्स। अच्छा, अब थोड़ा सा इंग्लिश सेशन का, वैसे तो मुझे लगता है मेरे बस स्टूडेंट्स मेरे अपने ही हैं। यहाँ पर ये वाला लाइव जो था, ये वाला लाइव ना सपोज किया गया था कि यूट्यूब पर होगा, वहाँ पर ना मेरे जो फेसबुक पेज है वहाँ की ऑडियंस आनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं अरेंज कर सके। तो इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसलिए ये मेरे अपने ही स्टूडेंट्स हैं, तो इनको फिर मैं ऐसे का क्या गाइड करूँ, इन्हें तो मेरा सब स्ट्रेटजीज पता है। तो ऐसा करेंगे फिर किसी दिन ना हम लोग, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी यूट्यूब पर लाइव रख लेंगे। अच्छा रोहमा, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, आई थिंक मैंने क्लास में भी बताया था, ये जो टाउन प्लानिंग सब्जेक्ट है ना, ये भी बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है और ये अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। जब किसी सब्जेक्ट के साथ अनप्रिडिक्टेबल आता है उसका मतलब है कि एक साल तो उसने बड़ा अच्छा स्कोर दिया और दूसरे साल उसने फेल कर दिया। 2020 में, 2020 की बात है, उस टाइम पर टाउन प्लानिंग में सब बच्चों को 8 नंबर मिल गए थे विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। 8 नंबर के तो पता है एमसीक्यू में भी 8 नंबर नहीं आते। और मैं एक ऐसे भी स्टूडेंट को जानती हूँ जो बाद में रिटर्न पार्ट क्वालिफाइड था, 2021 में रिटर्न पार्ट क्वालिफाइड था, 2020 में उसके भी टाउन प्लानिंग में 8 नंबर थे और उसका बैकग्राउंड भी टाउन प्लानिंग में था, सिविल इंजीनियरिंग का ना उसका बैकग्राउंड था। और उसका आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि उसने पूरा लिखा था कि ये इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ कि 8 नंबर किस तरह से आ गए। फिर टाउन प्लानिंग का ही अगर आप लोग 2021 में ना ये इसने एवरेज स्कोर दी, और फिर 2022 में देखो आप 84, 74, 70 प्लस ही मार्क्स रहे हैं, मतलब जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है उनके भी 70 प्लस आ गए। तो फिर ये भी रिस्की है। अब मुझे नहीं पता 2024 में इसने
वही अपनी हिस्ट्री रिपीट करनी है या इसने स्कोरिंग रहना है। इसलिए ये मैंने देखो इसको नहीं रिकमेंड किया। 2021 में एवरेज रहा था, 2020 में इसने सबको फेल किया था, 2022 में टॉप स्कोर था इसमें बच्चों का। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लो रिस्क लेना है कि नहीं। साइकोलॉजी ठीक है, ये आप रख सकते हो क्योंकि इसमें ये है कि ये फेल भी नहीं करवाएगी और ज़्यादा नंबर भी नहीं देगी, एवरेज रखेगी, बट ये है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। गुफरान, आप लोगों की तो डेली क्लास में अभी कल इतनी डिटेल इवैल्यूएशन हुई है, आप लोग कर सकते हैं सेंड। स्टूडेंट्स मेरे जो है वो कर सकते हैं। मैंने इवैल्यूएशन सेशन जो था वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर स्टार्ट किया था, तो अभी वो कंटिन्यू है इवैल्यूएशन सेशन, लेकिन मेरा आगे कोई भी सेपरेट इंडिविजुअल इवैल्यूएशंस ऑफ़र करने का कोई प्लान नहीं, बल्कि उन स्टूडेंट्स की भी एक उनके साथ कमिटमेंट थी 4 एसेस 4 प्रेसेस 4 ट्रांसलेशंस। ठीक है, अभी उनके 3 हुए हैं और थर्ड वाला भी अभी मार्क होने वाला है। तो मैं फिर ऐसे आप लोगों के साथ जो है वो कमिटमेंट नहीं कर सकती कि आप ज़रूर इवैल्यूएशन सेशन में आएँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम हो जाता है और अभी मेरा प्रोजेक्ट की वजह से अभी इवैल्यूएशन वाला जो बैच है उनका 4th वाला ऐसे रहता है और थर्ड वाला भी मार्क होना है। तो हाँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन वो तो डेली करवा सकते हैं। अच्छा केजी, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। हाँ, ज्योग्राफी जो है हमज़ा वो नीदर स्कोरिंग नॉर अ रिस्क। ठीक है, वो रिस्क भी नहीं है और स्कोरिंग भी नहीं है, वो भी एवरेज है। रख सकते हो, सिलेबस देख लो, पास्ट पेपर देख लो। तो यहाँ पर इतना टाइम लगाना है तो फिर इसी ग्रुप में और भी सो मैनी ऑप्शंस हैं। मैथ्स कॉम जो है वो भी इसी तरह का सब्जेक्ट है, ज़्यादा स्कोरिंग भी नहीं है और एवरेज भी नहीं है। मैथ्स कॉम देख लो अगर ज्योग्राफी ज़्यादा मुश्किल लगे तो। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर गुड सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के लिए फिर ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा किसी हिस्ट्री के स्टूडेंट से गाइडलाइन लेना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर फिर आप लोग अगर किसी से गाइडलाइन ले लो, पास्ट पेपर सोल्व कर लो। वैसे एक ये भी है कि अगर आपने हिस्ट्री उठानी है ना तो उसकी फिर ये एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि फिर प्रीवियस 2016 के बाद सिलेबस 2016 में चेंज हुआ है ना, तो आप 2016 टू 2023 तक जितने भी पास्ट पेपर हैं सारे सॉल्व करो और साथ के साथ सवाल सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो ये कम से कम 70 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे। 70 नहीं, 50 के करीब क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाएंगे। फिर हो ही नहीं सकता कि सब्जेक्ट फेल हो। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि बात ऑप्शनल्स पर चल पड़ी है तो ऑप्शनल की ही 2-4 क्वेश्चन और पूछ लें आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग लाइव को एंड कर देंगे और फिर किसी दिन जब यूट्यूब की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी यूट्यूब पर अरेंज करेंगे। अगर मेरे इंग्लिश के सेशन के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। उसामा, नहीं मैं नहीं करवाती। मैं जस्ट CSS और PMS। अच्छा वो ऊपर अनम आप हो लाइव में, अगर आप हैं तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि वो जो आपने CSS और PMS का डिफरेंस पूछा था ना, अगर आप लाइव में हैं तो मुझे बताएं। चलें ठीक है, फिर अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो फिर किसी दिन और मैं अपने पेज पर मेंशन कर दूँगी। आप लोग फिर यूट्यूब पर लाइव रखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।